हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पॉलिटिकल पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के PYQ दोनों शिफ्ट के 2023 एंड 2024। और स्टूडेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है। तो लेट गेट स्टार्टेड। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। आपको ये बताना कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जो इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और साथ साथ में आपको हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं की थी, तो आई विल प्रोवाइडिंग दी एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। तो फर्स्ट पॉइंट इज NPA is aggressive result and oriented and object focus. Yeah, MPA view public administration from marginal angle. Third, view in a separation for stealing from rolling. Yeah, fourth, have aptitude like raw bureaucratic power, industrialization and centralization. So answer will be the MPA is aggressive result oriented and focus oriented. So answer will be D, that is has aptitude, raw bureaucratic power, internalization and conceptualization. Answer will be D, not first. Okay, अब हम जानते हैं कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था वो किस पे फोकस करता है। वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फोकस करता है कि सिटीजन का एम्पावरमेंट करें हम, मतलब सिटीजन को और हम पुश करें, एम्पावर करें, डिसेंट्रलाइजेशन हो, यहाँ पे सिटीजन को चॉइसेस मिले, यहाँ पे जो क्या बेसिकली मैनेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे पब्लिक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। और ये तीनों पॉइंट इससे मेंशन है। तो यहाँ पे कोई भी जो लास्ट पॉइंट है डी, वो क्या बोलता है कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और ब्यूरोक्रेटिक पावर और इंटरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मैनेजर रोल। तो डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हेयर। तो बेसिकली क्या हुआ था कि स्टूडेंट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तब इंट्रोड्यूस किया, न्यू चीज़ को हम तब लेके आते हैं ना, कोई पहले ओल्ड पब्लिक मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहले क्या थी, वो एक ब्यूरोक्रेट्स पावर थी, इंटरलाइजेशन था, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं थी पावर की। तो डेट्स वाई न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया और उसने जो उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन होना, सिटीजन को एम्पावर करना, मैनेजर के व्यू पॉइंट से देखना, ठीक है, साथ साथ में एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इफिकनेट लाना, और साथ साथ में क्या है कॉस्ट कटिंग भी इंट्रोड्यूस करना हमारे मैनेजमेंट में। और स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 3C इंट्रोड्यूस बाय न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो 3C's आर एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफिकनेस। ओके, और ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ये कुछ 5 एलिमेंट है: रिलेवेंस, वैल्यू, चेंज, सोशल इक्वलिटी एंड क्लाइंट ओरिएंटेड। These slides play a very important role in your exam. Question can become either from the element or either from this slide. So please learn carefully. And in public administration, concept based question ज़्यादातर आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज two important institutions that contributely significance to the development of administration theory and practice are, that is church and military is the correct answer. Now third is question is, now moving on to the third question कि according to Barnard, organization is an accomplishment of common purpose through a person contributed toward it can be achieved through. तो ये चेस्टर बर्नार्ड ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बोला था कि कम्युनिकेशन है ना, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो फॉर्मल भी हो कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो। तो कम्युनिकेशन इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। और कम्युनिकेशन का क्या होता है, एक कॉमन पर्पस होता है जिसके वजह से क्या है, हमें पता लगता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का है, जो हम वर्क कर रहे हैं, उसका क्या कॉमन गोल है। ओके, तो कम्युनिकेशन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो चेस्टर बर्नार्ड है उसने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों पे स्ट्रेस दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मतलब इनफॉर्मल भी कम्युनिकेशन हो सकती है, फॉर्मल भी कम्युनिकेशन हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एसोसिएशन और ग्रुप था जिसको मायोज्म जो उसने जो हार्थो ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसको काउ सोशलिस्ट बोला था। तो आंसर विल बी यूनाइटेड ऑटो वर्कर इन यूएसए। ये एक ग्रुप था जिसने जो हार्थो रिसर्च हुआ था उसको क्या बोला था एज अ काउ सोशलिस्ट। तो आंसर विल बी बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उर्विक है, उर्विक ने 8 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए थे। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वो प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पैम ऑफ कंट्रोल और या तो हमारे इसमें जो ऑप्शन था वो कॉरस्पॉन्डिंग का नहीं था। ओके अब हमारा क्वेश्चन है सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस जॉब सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। इनमें से आपको ये बताना है कि जॉब सेटिस्फैक्शन फैक्टर कौन से हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और क्वेश्चन इससे हर साल आते हैं। ओके चाहे किसी भी शिफ्ट में हो। अब जो आपका एग्जाम है एक शिफ्ट में हो रहा है तो चांसेस है ये क्वेश्चन फिर से आएगा। ओके एंड दिस क्वेश्चन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है कि इनमें से बताना कि कौन से आपके जॉब सेटिस्फैक्शन है। जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो तो आपको कौन से फैक्टर है जो मोटिवेट करेंगे। तो ऑप्शन विल बी ए, बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। दैट इज़ अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन एंड वर्क इट सेल्फ। और सैलरी और वर्किंग कंडीशन ये क्या है, हमारे हाइजीनिक फैक्टर है। तो आई एम क्लियर। तो बेसिकली क्या है, ये इसकी 2 फैक्टर थ्योरी थी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने, जिसने जॉब सेटिस्फैक्शन और हाइजीनिक थ्योरी दी थी। हाइजीनिक फैक्टर में वो आते हैं जो मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पर वो फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, ये आपके हाइजीनिक फैक्टर है। मोटिवेशन फैक्टर है जो आपको इंटरनल मोटिवेट दे। ओके तो ऑप्शन विल बी यहाँ पे आपके स्लाइड में डी दे रखा है पर नहीं, डी नहीं है। ऑप्शन विल बी सी, ए, बी, सी। ये जॉब सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, मतलब ये आपके फैक्टर होने चाहिए। मोटिवेशन में जैसे आपका अचीवमेंट आ गया, देखो हाइजीनिक में आ गया जैसे रिलेशनशिप हो गया बिटवीन एम्प्लॉयज़, कंपनी पॉलिसीज़ आ गई, फिजिकल वर्क स्पेस आ गया, वर्किंग कंडीशन होगी, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी एंड सुपरविजन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होता ही होता है। ठीक है, मोटिवेशन फैक्टर होते हैं जो आपको एक इंटरनल से मोटिवेट करें, जैसे अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, टाइम वर्क इटसेल्फ हो गया, जॉब एडवांसमेंट हो गया, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दे, ये होने चाहिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन से जो है जॉब सेटिस्फैक्शन फैक्टर है, तो वो है ए, बी एंड सी। हेयर आंसर विल बी, नो स्टूडेंट यू डूइंग रॉन्ग। इधर आंसर आपका आएगा ए, बी, सी, नॉट सी, डी एंड ई। ओके 7th, इनमें से कौन से जो पेटर डिगर के हैं, विच आर द फॉलोइंग सिंस विच कंट्रीब्यूट नॉन परफॉर्मेंस। तो डॉगमेटिक, हैव लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव एंड अटेम्प्ट टू डू सेवरल थिंग। ये क्या है, बेसिकली सिंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकते। अगर लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं पर वो दे आर गुड एट वर्किंग वट दे, जो उनको काम दे रखा है, तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ए, बी एंड सी। इसमें ये एंडर म्याउ ने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट, हाथोन एक्सपेरिमेंट। उनमें से कुछ ही पॉइंट आए थे कि रेस्ट बस्टर कौन होता है, चिस्लर कौन होता है, स्क्विलर कौन होता है, इंस्पेक्टर कौन होता है। इंस्पेक्टर आपका साइंटिफिक थ्योरी से आई, हाथोन एक्सपेरिमेंट से होते हैं। तो रेड बस्टर होता है जो बहुत सारा काम करता है, वन हु डू टू मच वर्क। स्क्विलर होता है आपका वन हु डू लिटल वर्क।
चेस्लर वो होता है, स्क्विलर होता है जो मतलब काम नहीं करता, वो अपने सुपरवाइजर से अपने एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट करता है। इंस्पेक्टर होता है जो मेंटेन करता है सोशल डिस्टेंस और एक्ट ऑफिशियली। ए का फर्स्ट तो ऑप्शन विल बी सी इज़ द करेक्ट आंसर। No, here C is the correct answer. By mistake, I write B. C is the correct answer. So answer will be C. Please write your answer in comment so I can provide the answer. Yes, C is the correct answer. Moving on to the next. I have given you explanation. Thank you, student. Thank you so much.